हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 8 पादपों में जनन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पादपों में जनन किस प्रकार होता है। 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ना देखे हो तो आप उन्हें देख लें। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर है 8, पादपों में जनन किस प्रकार होता है। इस चैप्टर में हम पादपों के बारे में पढ़ेंगे, पादपों में जनन किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की बुक थी, सारी बुक हमने कंप्लीट करवा दी, उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा है और उसके सारे अभ्यास प्रश्न भी कंप्लीट करें। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर रहने वाला 8 और क्लास 7 की हमारी बुक रहने वाली है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पादपों में जनन। आओ हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पादपों में किस प्रकार से जनन होता है। आप अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतु के लिए जनन आवश्यक है। क्या है? अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादपों में जनन आवश्यक होता है। तो कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतातित का जनन कहलाता है। क्या है? जो माता पिता से जो संतान का जन्म होता है उसी को क्या कहते हैं? जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं, हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि पादप किस प्रकार से जनन करते हैं। पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे कि पादपों में जनन किस प्रकार होता है। तो जनन की विधियां, पहले हम जनन की विधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो 8.1 हमें दिया गया है कि जनन की विधियां। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। पादपों के बारे में जो चैप्टर हमारा 7 था उसमें हमने पादपों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। उसमें मूल क्या है, तना क्या है और पत्तियां क्या होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। पादप के क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि ही निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। क्या है? जो वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद ही अधिकांश पादपों में क्या होते हैं? पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा होगा। बसंत ऋतु में क्या है? आम के वृक्ष पर क्या होते हैं? पुष्प आते हैं। तो यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं। जो आम में क्या आते हैं? पुष्प आते हैं और आम के उन्हीं ही पुष्पों से क्या है? रसीले फल हमें निर्मित मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं, जिनका आनंद हम क्या करते हैं? गर्मियों में खाते हैं और खूब आनंद लेते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। और जो आम में क्या होती है? गुठली होती है, उसे हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं और जो उसमें बीज होता है वो अंकुरित हो जाता है और एक नया पादप उग जाता है। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? अगर ऐसा ही है कि गुठलियों से ही उनके बीजों से ही पादप उग जाते हैं तो उसमें क्या है? जो पुष्पों की क्या भूमिका होती है? तो पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। क्या है? पादपों में जो पुष्प होते हैं वे क्या करते हैं? जनन का कार्य करते हैं। पादपों में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। जो पादप होते हैं उनमें पुष्प का क्या होता है? पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग ही, फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। तो क्या है? किसी पुष्प में क्या है? नर जनन अंग ही होता है अथवा किसी में क्या मादा जनन अंग, किसी में क्या दोनों हो सकते हैं। तो पादप में अनेक विधियां द्वारा
अपनी संताति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार के होता है, आलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो आलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पौधों को उत्पन्न करता है। आलैंगिक जनन क्या कहलाता है? जो पादप होते हैं बिना बीजों के ही नई पादपों की क्या है उत्पन्न करते हैं। जबकि लैंगिक जनन में नया पादप बीजों से प्राप्त होता है। तो हमें लैंगिक और आलैंगिक जनन में हमने क्या समझा? जो आलैंगिक जनन होता है क्या है, बिना बीजों के ही नया पादप उत्पन्न हो जाता है या उग जाता है। और जो लैंगिक जनन होता है इसमें क्या है, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप में क्या है, बीजों की जरूरत पड़ती है। क्या नया पादप बीजों से ही उगता है। तो आलैंगिक जनन में नए पादप बीज अथवा बीजाणुओं से उपयोग किए बिना ही उग जाते हैं। जो आलैंगिक जनन होते हैं बिना बीजों के उग जाते हैं। तो पहली है ये समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती ही कि वे पादप जनन कैसे करते हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्या है? ये एक प्रकार का लैंगिक आलैंगिक जनन। जो कायिक प्रवर्धन क्या है? आलैंगिक जनन है, बिना क्या है बीजों के उग जाता है, जिसमें पादप का मूल, तने, पत्ती अथवा कली या मुकुलन जैसी किसी भी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो इसकी टहनियों से हम उगा सकते हैं, पत्तियों से या तने से क्या नए पौधे को हम उत्पन्न करते हैं। क्या है, नया पौधा उग जाता है। इसमें क्या हमें बीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इसकी टहनी से या इसकी क्या है, इसकी जो पत्ती होती या तना या मूल होता है, उससे नया पौधा उग जाता है। तो जो क्रियाकलाप हमें दिया 8.1, गुलाब अथवा चंपा के पौधों की एक शाखा को उसकी पार्श्व संधि, जो पार्श्व संधि से क्या है काटिए। पार्श्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती हैं। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ मूल के निकलने और नई जो क्या है पर संधि। तो हम देख सकते हैं अक्ष से जुड़ी हुई कलिका। आगे देखते हैं, आगे क्या, किसी गुलाब के तने की कलम से जनन। एक हमने गुलाब की क्या इस क्रियाकलाप में देखा कि एक गुलाब की ये कलम ली है और उसे क्या जमीन में गड़ा दिया। उसमें क्या लगातार हमें पानी देना है। तो बाद को हम क्या देखते हैं, आगे इसमें देखते हैं कि पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इसी क्रियाकलाप को हमें जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराएं और अपने प्रक्षेपणों को नोट कीजिए। अपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में पत्ती के पार्श्व संधि से जुड़ाव का बिंदु है में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। तो ये कलिकाएं प्ररोहक अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिका कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां हैं। तो आँखें, आलू की जो आँखें से अंकुरित होता है पौधा, जो आलू होता है क्या, इसकी जो आँख होती है उससे नया पौधा अंकुरित हो जाता है, दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करती रहती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। तो आगे क्रियाकलाप 8.2, एक ताज़ा आलू लीजिए और आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत्र और चिन्हों को देखिए। आपको इसमें से कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। छत्र और चिन्ह को आँख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए और जिनमें से प्रत्येक में एक आँख आवश्यक हो। आपको क्या एक आलू लेना, आलू को ऐसे काटना है कि प्रत्येक टुकड़े में एक आँख
जरूर ही रहनी चाहिए। तो क्या है, प्रत्येक आंख आवश्यक हो। मिट्टी में दबा दीजिए और आलू को क्या करना है, मिट्टी में दबा देना है और उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए। और उस स्थान पर आपको क्या करना है, कुछ दिनों तक पानी डालते रहना है जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोदकर निकाल लीजिए और आप क्या देखते हैं कि इस प्रकार का आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, हल्दी जो अदरक होती है आलू की तरह, इसे भी हम उगा सकते हैं। तो अदरक का एक टुकड़ा जिसमें से नए पादप अंकुरित हो रहे हैं, जो हमने क्या इसमें चित्र में देख रहे हैं, जो अदरक का एक टुकड़ा लिया हुआ है और इसे जमीन में दबाया हुआ है, तो इसमें से क्या है, कुछ पादप अंकुरित हो रहे हैं। तो ब्रोफाइफिलम और जो यह पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्तियां आर्द्र या मृदा में गिर जाएं, तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। तो कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं शकरकंद और डालिया या डहलिया। जो बायोफिल्म फिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं, नए पादप। तो आगे हम देख सकते हैं केटस जैसे पादप वे भाग हैं जो कुछ पादप से अलग विलंगन हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलंगन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। तो बूझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। तो नए पादप जनक और पादप की अर्थात और प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं और लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो अलैंगिक जनन होते हैं, इसमें क्या हमें बीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, मूल तना या पत्तियों द्वारा नए पौधों को क्या है, नए पादपों को उगाया जा सकता है। इसके बारे में आगे हम क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन किस प्रकार जिसमें बीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसका पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और हम पढ़ेंगे वहाँ से मुकुलन से नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।